अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 16 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस। इस लेक्चर के एंड में जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूं आपको टीच करने के लिए, वो आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। किस तरीके से वो नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। टॉपिक्स जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है कंपोजिंग द मैसेज, रिवाइजिंग योर मैसेज, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग योर मैसेज, द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ अ बिजनेस मैसेज। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं। ये मेन आउटलाइंस जो टॉपिक्स हैं, मेन टाइटल और टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। वन बाय वन इनको देखते हैं। जैसे कि प्लानिंग स्टेप है, सबसे कंपोजिंग द मैसेज के अंदर सबसे पहले प्लानिंग स्टेप होते हैं। आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, जब आप पहली दफ़ा कोई भी मैसेज लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं बिज़नेस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो मुश्किल होता है लिखना। या कोई भी मैसेज आप लिखते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो पहले उसको ड्राफ्ट करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप करते जाते हैं वो इजी हो जाता है आपको, लेकिन आपको चाहिए कि ये सारे स्टेप्स फॉलो करें बीइंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल हैविंग प्रोफेशनल। ब्राउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। सबसे पहला आपका ड्राफ्ट होता है कि आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पेपर के ऊपर लेकर आना है, या आप ईमेल टाइप कर रहे हैं तो ईमेल के ऊपर लेकर आना है। लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव योर आइडियाज़। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना चाहिए जिससे आप अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक बिज़नेस प्रपोजल लिख रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं जिसके आपका आइडिया जो है वो इम्प्रूव हो सकता है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे कि आप एक मिसाल ले लें कि आप जो हैं वो एक सेल्स पर्सन हैं और आप अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसके ईमेल मैसेजेस आप चला रहे हैं। तो ईमेल मैसेज जब आप अपने कस्टमर को सेंड कर रहे हैं, टारगेटेड कस्टमर को, तो आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स हाईलाइट करने हैं, उसकी अच्छी पिक्चर्स देनी है, उसके मेन फीचर्स जो उस प्रोडक्ट को उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट से अच्छा करते हैं और उसकी क्वालिटी उन प्रोडक्ट से अच्छी है, उन चीज़ों को आपने लाना है। आपने अच्छी पिक्चर्स इंक्लूड करनी है, अच्छी वीडियो इंक्लूड करनी है, अच्छे फीचर्स इंक्लूड करने हैं और एक अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करना है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपके आइडियाज़ को इम्प्रूव करेंगी। वैन यू फील कॉन्फिडेंट दैट यू कैन अचीव योर पर्पस बिगिन टू राइट। यानी कि जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपकी जो जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपने गैदर कर ली है जो इस मैसेज के लिए ज़रूरी है, तो फिर आप लिखना शुरू करें। वाइल कंपोजिंग द मैसेज नो टू पीपल डू इट द सेम वे। जब आप एक मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो मैं और आप, हम दोनों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं और आप बिल्कुल एक जैसा मैसेज नहीं लिख सकते। बहुत ही मुश्किल होता है कि आप, बिल्कुल मुमकिन नहीं होता बिल्कुल एक जैसा मैसेज आप और मैं टाइप कर दें। सम पीपल फॉलो द आउटलाइन एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आउटलाइंस को फॉलो कर लेते हैं, यानी कि पहले से वो मेन हेडलाइंस लिख लेते हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम करना है, एंड देन वो मैसेज को राइट करना शुरू करते हैं। दूसरे जो हैं वो वन बाय वन मूव करते हैं। अदर गो इन अ मोर सर्कुलर स्टाइल पुटिंग देयर आइडियाज़ डाउन इन लेस फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे ये करते हैं कि अपने आइडियाज़ को जो है एक रफ लिख लेते हैं और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। द बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल नाउडेज इज़ अ कंप्यूटर विच अलाउ यू टू मेक चेंजेस। यानी कि आजकल जो बेस्ट इक्विपमेंट है वो कंप्यूटर है कि जो कि आपको अलाउ करता है कि आप चेंजेस कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू आपने अगर पेपर के ऊपर कोई मैसेज लिख दिया है तो वो पूरा पेपर ज़ाया होगा, या उस पर आप वाइटो वगैरह मारें तो वो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन कंप्यूटर जब आ गया तो वर्ड के ऊपर आप टाइप कर लें, आप सिंपल इरेज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, पेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पेज के मार्जिन्स चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं एज़ पर द स्किल्स एंड द स्पेशलिटीज़ यू हैव इन कंप्यूटर नॉलेज। यानी कि जितनी अच्छी आपको कंप्यूटर नॉलेज है उतनी आप चेंजिंग उसके अंदर कर सकते हैं। द राइट चॉइस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर मैसेज एंड योर रिलेशनशिप विद द रीडर। यानी कि राइट चॉइस, जो आप चीज़ें चॉइस करते हैं वो डिपेंड करती हैं नेचर, आपके मैसेज की नेचर के ऊपर, और रिलेशनशिप आपका रीडर के साथ क्या है। यानी कि अगर आप अपने बॉस को मैसेज लिख रहे हैं एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो आपके बॉस कितनी डिटेल्ड चाहते हैं। यानी कि कुछ बॉस जो होते हैं वो डिटेल्ड मैसेज चाह रहे होते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड बात कर रहे हैं या किसी भी इन्फॉर्मेशन उनको देना चाह रहे हैं तो वो हर इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना चाहते हैं। अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन लिखी है तो नीचे उसका एविडेंस दें, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखें, फिर नीचे उसका एविडेंस दें। और कुछ बॉसेस ये चाहते हैं बस आप टू द पॉइंट 2 वर्ड में बात करें, एविडेंसेस वगैरह डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, वो आपने एनालिसिस किया हुआ है, बस जो आउटकम और रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आप मुझे दे दें। तो डिपेंड करता है कि आप जिसको मैसेज टाइप कर रहे हैं उसके साथ रिलेशन कैसा है, या उसकी साइकोलॉजी कैसी है, या आप उसको जानते हैं जभी तो आप उसके साथ किसी न किसी रिलेशनशिप में हैं, या आपके वो बॉस हैं, या आप अपने कस्टमर को मैसेज लिख रहे हैं, या आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री किसी को मैसेज लिख रहे हैं अपने कस्टमर को। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप सप्लाई चेन में हैं तो आप किसी अपने वेंडर को मैसेज लिख रहे हैं जिससे आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो ये चॉइस जो है डिपेंड करती है नेचर, आपके मैसेज की नेचर के ऊपर। रिवाइजिंग योर मैसेज,
इन दिस प्रोसेस यू ऐड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, रिमूव्ड अननेसेसरी वन। यानी कि यहाँ तक आपने सारे कंपोज कर लिया अपना मैसेज, अब आप मैसेज को रिवाइज कर रहे हैं कि आपने कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी, या आपने जब आप लिख रहे थे फ्लो के साथ, जब आप चल रहे थे तो आपने 3-4 लाइनें लिख दी, वो बात और प्रिसाइज वे में हो सकती थी। जैसे कि हमने पीछे जो है वो 7 C's के बारे में पढ़ा है। 7 C's कौन सी होती हैं? क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसीडर एंड कॉर्टियस। तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि मैंने जो अपना मैसेज टाइप किया वो इतना क्लियर है या नहीं, उसमें मैंने करेक्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं या नहीं किए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जा रही है या नहीं जा रही, जो मैंने फैक्ट्स यूज़ किए हैं वो कंक्रीट हैं या नहीं है, कंसाइज इन्फॉर्मेशन है, कंसीडर्ड इन्फॉर्मेशन है, कोर्टियस है या नहीं है। तो 7 C's को आपने जहन में रखना है। और मैं आपको बताता चलूँ, 7 C's इज़ द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन कोर्स। तो 7 C's आपको ज़रूर आने चाहिए, और मिड टर्म के अंदर ये लेक्चर इंक्लूडेड है। तो 7 C's के ऊपर मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाया है, पिछले लेक्चर्स आप देखें। 7 C's को लाजमी करें, आप दूसरे लेक्चर्स को फॉरग्रेड कर सकते हैं। अगर आप एंड में ये लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, जब मिड टर्म बिल्कुल करीब है, तो काइंडली आप 7 C's के लेक्चर्स को लाजमी करें। डज़ योर मैसेज अकम्प्लिश इट पर्पस, यानी कि आप अब ये सवाल अपने आप से कर सकते हैं कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं क्या ये अपना पर्पस अचीव कर लेगा। आपने इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान यूज़ किया है, सपोर्टिंग मटेरियल एडुकेट यूज़ किया है, इसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज है कंप्लीट, कंसाइज, कंसिडर, यानी कि 7 C's आपने अप्लाई कर दी हैं इसके अंदर। हैव यू यूज़ वेराइटी इन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि आपने जो है वो वेराइटी यूज़ की है अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। वेराइटी से मुराद ये है कि आपने कम उसमें रहते हुए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे हमने सेल्स और प्रोडक्ट की मिसाल ली थी। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग योर मैसेज, यानी कि आपने अपना मैसेज कंपोज कर लिया, आपने अपना मैसेज रिवाइज कर लिया, अब आप प्रूफ रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग यानी कि रिवाइजिंग योर मैसेज दैट इज़ अ रफ ड्राफ्ट, यानी कि एक जो रफ ड्राफ्ट हुआ है उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, फाइनल वन की तरफ मूव हो रहे हैं। इट नॉट ओनली इन्वॉल्व करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन सिमिलर है, बट आल्सो मीन मच मोर। यानी कि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का मतलब जो हमारे यहाँ आमतौर पे लिया जाता है, या प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग की बात आती है, तो उसमें हम ये स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन की तरफ चले जाते हैं, और इस तरीके से मिलते जुलते एरर्स को हम देखते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं। लुक एट अ रिटन मैसेज क्रिटिकली टू सी इफ रिवाइजिंग द कंटेंट विल इम्प्रूव इट। प्रूफ रीडिंग मीन्स चेकिंग द फाइनल कॉपी टू मेक श्योर दैट इज़ फ्री फ्रॉम एयर्स, यानी कि आप इसको रिवाइज कर रहे होते हैं कि आप अपने कंटेंट को भी देख रहे होते हैं कि कंटेंट मज़ीद अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि फ़ाइनल कॉपी आप अपनी देख रहे हैं और आप मेक श्योर कर लें कि इसमें हर किस्म के एरर से ये फ्री है। एडिटिंग योर मैसेज आल्सो मीन चेकिंग ऑल पैराग्राफ और गुड टॉपिक, सेंटेंस एंड साउंड स्ट्रक्चर, ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। एडिटिंग का मतलब ये है कि आपने देखा है कि भाई गुड सेंटेंस जो है वो साउंड स्ट्रक्चर में है, कोई ऐसा वर्ड तो यूज़ नहीं कर लिया जो कि बदतमीज़ी के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। Even minor mistakes such as typographical error can reduce the effectiveness of your message and undermine your credibility। यानी कि जो टाइपोग्राफिकल एरर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर 1 लाख लिखा था और आपने 1 ज़ीरो बढ़ा दिया तो वो 10 lakhs हो जाएगा, और अगर 2 ज़ीरो बढ़ा दिए तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइपोग्राफिकल एरर जो है वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। Those writing in a second language can take one more step in proofreading the material। सेकेंड लैंग्वेज से मुराद ये है कि जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी मदर टंग उर्दू है, और अगर हम ज़्यादातर मैसेजेस जो हमें लिखने होते हैं वो इंग्लिश में लिखने होते हैं, तो इंग्लिश इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज। तो अगर आप अपनी सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में मैसेज टाइप कर रहे हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है, तो आपको एक और स्टेप मोर लेना चाहिए, यानी कि उसको दोबारा से प्रूफ रीड करना चाहिए इंग्लिश के लिए भी। रीड योर रिटन मटेरियल अलाउड, यानी कि आप अपना मटेरियल जो है वो थोड़ा सा ज़ोर से पढ़ें कि आपके अपने कान तक इसकी आवाज़ जाए। मोस्ट पीपल हु स्पीक अ सेकंड लैंग्वेज आर मोर कॉम्पिटेंट इन ओरल कम्युनिकेशन इन द सेकंड लैंग्वेज देन इन रिटन। आप नोट करते होंगे कि आप जब इंग्लिश पढ़, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है इंग्लिश में, लेकिन जब वो पढ़ने जाते हैं तो वो कुछ चीज़ों में जाके फंस जाते हैं। फंसने से मुराद ये है कि आप जो है ऐसी स्पीड के साथ पढ़ रहे हो कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही हो, और आप ऐसे जल्दी 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 पढ़ते जाएं तो उसमें समझ नहीं आता। आपने इतना ज़ोर से पढ़ना है कि आपके अपने कान तक आवाज़ जाए, कि आपको ख़ुद को नहीं पता होता कि आपकी ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू योर रिटन कम्युनिकेशंस। इन इंग्लिश की बात हो रही है, सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। तो ये करने के बाद द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ योर मैसेज, यानी कि ये 3 स्टेप करने के बाद आपने अपने मैसेज की जो है अपीयरेंस को देखना है, उसके डिज़ाइन को देखना है, उसकी फॉर्मेटिंग ठीक है नहीं है, पैराग्राफ आपने सही बनाए हैं नहीं बनाए हैं।
तो इस चीज़ को आपने देखना है। ये किस तरीके से करेंगे? द इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन इज चेंजिंग द वे वी कम्युनिकेट एंड दीज थिंग इंक्लूड फॉर्मेट एंड कन्वेंशन ऑफ राइटिंग रिटर्न कम्युनिकेशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन से मुराद सिंपल ये है कि जब कंप्यूटर आ गया तो इसने हमारे कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम पेज के बॉर्डर्स लगा सकते हैं, हम टाइटल पेज ईजिली दे सकते हैं, पेज नंबर आप इजीली डाल सकते हैं, हीडर एंड फुटर लगा सकते हैं। एस यानी कि वर्ड की स्किल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके लिए। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, योर रिसीवर विल फॉर्म एन इंप्रेशन ऑफ यू बेस्ड एन ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। अगर आपका मैसेज एक अच्छे तरीके से रिटा हुआ होगा, ये एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपके रीडर के ऊपर या रिसीवर के ऊपर। द मीडियम यूज्ड मोस्ट ऑफन फॉर रिटर्न मैसेजेस अ पर्सन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज बिजनेस लेटर। जो मीडियम यूज़ होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जिस बंदे को आप लिख रहे होते हैं तो वो बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं। स्टेशनरी, ये स्टेशनरी से मुराद ये है कि अगर आप पेपर्स वगैरह में आ जाए तो यहाँ पे पेपर का साइज़ दिया हुआ है, पेपर के मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है और पेपर का कलर बताया हुआ है, या वाइट हो, क्रीम हो या लाइट ग्रे कलर का पेपर हो। लेटर हेड के बारे में बात हो रही है। अ लेटर हेड इज़ अ प्रिंटेड पेपर with the name and address of a person and organization. Model most letterhead usually occupy no more than 2 inches at the top of the page, name, address and telephone number etc. यानी कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपके पास किसी यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आप मिसाल ले लें, इसकी ट्रांसक्रिप्ट आती है या इसकी तरफ से कोई लेटर आता है, जैसे हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ें आ रही होती हैं या दूसरे लेटर भी आते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो नाम लिखा हुआ होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का और नीचे एड्रेस वगैरह दिया हुआ होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड देखते हैं तो उसके टॉप पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ होता है, की पर्सन का कॉन्टैक्ट दिया हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, एड्रेस होता है और उसके बाद एंड में उनके पास जो सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें उसके ऊपर होती हैं। तो ये लेटर हेड कहलाता है। एनवेलप है, एक एनवेलप के अंदर, जिसके अंदर आप मैसेज जो है एक अच्छा सा एनवेलप उसके अंदर आप डाल के अपने लेटर को जो है वो सेंड करते हैं। रिटर्न एड्रेसेस, उसके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए? रिटर्न एड्रेस होता है ऑफ द सेंडर ऑफन प्रिंटेड लाइक लेटर हेड और इफ नेसेसरी टाइप रिटर्न शुड बी इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एनवेलप। यानी कि आप एनवेलप को बिल्कुल सीधा अपने सामने रखें तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आप जो है वो एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस शुड ऑलवेज बी टाइप्ड इन ब्लॉक फॉर्म विद ऑल लाइन्स अलाइन्ड। यानी कि ब्लॉक फॉर्म में लिखना चाहिए। ब्लॉक फॉर्म से मुराद ये है कि जो कुछ लोग फ्लावर राइटिंग करते हैं यानी कि मिला के लिख लेते हैं, उस तरीके से आपने नहीं लिखना, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जैसे आपने, अब तो खैर सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, पहले हम एनआईसी वगैरह बनवाने जाएं आप लोग, या आपने अपने फादर मदर का या मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट के फॉर्म्स वगैरह आपने भर किए तो वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, जैसे मैथ की बुक के अंदर होते हैं, उसके अंदर आप लेटर लिखते हैं तो एक बॉक्स के अंदर आपने एक ही लेटर लिखना था, तो ये ब्लॉक फॉर्म कहलाती है। नेम एंड टाइटल ऑफ द रिसीवर, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस बंदे को आप लेटर लिख रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है? टाइटल ऑफ द रिसीवर आ सकता है, किस डिपार्टमेंट में है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, बिल्डिंग अगर है तो वहाँ है, स्ट्रीट एड्रेस, फ्लैट नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर लिख सकते हैं, सिटी, स्टेट, जिप कोड और पोस्टल कोड लिख सकते हैं, कंट्री लिख सकते हैं अगर आप आउटसाइड द कंट्री लेटर सेंड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पार्ट क्या होते हैं लेटर के? मोस्ट बिजनेस लेटर हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। हेडिंग होती है, डेट होती है, इनसाइड एड्रेस होता है, सैल्यूटेशन होती है, बॉडी, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एंड रेफरेंस सेक्शन होते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको नाम सुनते ही इनको समझ में आ जाएगा, फिर भी हम इनसे गो थ्रू कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द लेटर, हेडिंग शो वेयर द लेटर कम फ्रॉम, यानी कि कहाँ से लेटर आ रहा है वो हेडिंग बताती है। डेट, यूजली द डेट इज टिप रिटर्न 2 to 6 लाइन बिलो द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेटर हेड। यानी कि डेट जो है वो 2 to 6 लाइन बिलो लिखी होती है फर्स्ट लास्ट लाइन के, यानी कि आपने जो लास्ट लाइन लिखी है उससे 2 से 6 लाइनों के नीचे आप डेट लिख देते हैं। डेट सीक्वेंस प्रीफर इन अमेरिका इज मंडे, डे, ईयर। मंथ, डे और ईयर। अमेरिका के अंदर जो सेटअप यूज़ होता है डेट का, वो सबसे पहले वो मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पहले हम डेट लिखते हैं, बीच में मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा सेटअप जो है डेट का वो ये रहता है कि आप मार्च 6 1998 लिख दें या 6 मार्च 1998 लिख लें। 6 के बाद बीच में 3 ना लिखें, जैसे ये डेट दी हुई है ना कि 3/5/1998। अब इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये 5वां महीना है या 3rd मंथ है या 5 डेट है या 3 डेट है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप पाकिस्तान में रहते हुए ट्रेडिशनल ये आपके लिए इजी है कि जब भी आप लेटर लिखें या मैसेज लिखें जहाँ पे डेट इंक्लूड करनी हो तो आप पहले डे लिख दें, बीच में मंथ जो है वो नंबर में ना लिखें बल्कि उसको अल्फ़ाबेट्स में लिख दें, इससे आपको इजी हो जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। इनसाइड एड्रेस के अंदर कर्टेसी टाइटल, नेम, एग्जेक्टिव और प्रोफेशनल टाइटल इफ़ एनी। यानी कर्टेसी टाइटल क्या है? अ पोलाइट एंड फॉर्मल वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑन समवन नेम एज अ पार्ट ऑफ समवन नेम। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो पोलाइट वे में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सैल्यूटेशन उसके साथ लगा दें मिस्टर अहमद हसन और कोमा के बाद आप लिख दें कि वो प्रिंसिपल हैं या क्या उनका डेजिग्नेशन है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके कॉलेज का नाम लिख दें, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि मिस्टर जो रजिस्ट्रार हैं हमारे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मोहसिन अहमद हैं शायद, कि मिस्टर मोहसिन रजिस्ट्रार वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफिस लाहौर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन जो है वो ये होती है
मोस्ट फॉर्मल मैन के लिए आप अगर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होना चाह रहे हैं तो आप सर लिख सकते हैं या मैडम लिख सकते हैं। फॉर्मल अगर होना चाह रहे हैं माय डियर सर माय डियर मैडम लिख सकते हैं। लेस फॉर्मल होना चाह रहे हैं डियर सर डियर मैडम लिख सकते हैं। माय डियर मिस्टर खान माय डियर मिसिस खान इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेंडली वे में आप माय डियर हलीम माय डियर महानूर इस तरीके से लिख सकते हैं, या डियर नईम और डियर सारा लिख सकते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कोमा कोलन शुड बी यूज आफ्टर द सेलुएशन, यानी कि सेलुएशन के बाद कोमा या कोलन आप यूज़ कर सकते हैं। कोलन जो वो एक कीबोर्ड के ऊपर आपका बटन होगा, वन को शिफ्ट दबा के अगर वन प्रेस करें तो वो कोलन कहलाता है। बॉडी मोस्ट लेटर आर टाइप सिंगल स्पेस विद टू स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ, यानी कि बहुत से लेटर जो हैं वो सिंगल स्पेस पे लिखते हैं, उनके पैराग्राफ के दरमियान टू स्पेस होती है, यानी कि आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया तो आपने इंटर किया, फिर उसके बाद इंटर किया एंड देन आपने राइट करना शुरू किया तो टू स्पेसिस आ जाते हैं। सेल्यूटेशन बिफोर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सेल्यूटेशन के पहले जो है वो क्लोज भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। व्हेन सेकंड पेज इज यूज एड्रेस नेम पेज नंबर एंड डेट आर रिटन एट द टॉप, जब आप सेकंड पेज यूज़ करें, अगर आप लेटर लंबा है या आप जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो लंबा है तो उसके ऊपर आप जो है वो एड्रेस नेम लिख दें और पेज नंबर लिख दें और डेट लिख दें उसके टॉप के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री ये फुटर और हेटर के अंदर आ जाता है, ईजिली आप वर्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बॉडीड इफ़ द लेटर बिगिन विद अ फॉर्मल सेलुएशन, यानी कि अगर लेटर जो है वो स्टार्ट हो रहा है फॉर्मल सेलुएशन सर डियर से लिख रहे हैं तो उसकी क्लोजिंग पे आप योर फेथफुली लिख सकते हैं। अगर लेटर डियर मिस्टर खान से यूज़ हो रहा है तो योर सिंसियरली लिख सकते हैं। इनफॉर्मल क्लोज इज़ वार्म रिगार्ड बेस्ट रिगार्ड विच इज़ आल्सो यूज्ड, यानी कि आप जो हैं वो वार्म रिगार्ड बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं। जैसे हम ईमेल वगैरह आप करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, किसी को ईमेल इंटरेक्शन रहता है तो आप ईमेल में अपनी पूरी बात करने के बाद एंड में पोलाइटली आप लिख सकते हैं कि बेस्ट रिगार्ड रजिस्ट्रार वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, या डियर सर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, डियर मिस्टर नाम लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर सेल्यूशन डियर सर है तो योर सिंसियरली, डियर मैडम योर सिंसियरली, और सर लिख रहे हैं तो योर रिस्पेक्टफुली। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। पॉसिबल है क्विज़ में आ सकते हैं लेकिन ये आना नहीं चाहिए, ये चॉइस है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही यूज़ करना है। इट इज़ रिटन टू स्पेस बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि दो स्पेसेस देने के बाद लास्ट लाइन में आप ये लिख सकते हैं। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर के बारे में ये बता रहे हैं कि एंड में जब आप लेटर ख़त्म करें तो रीड ट्रूली योर्स, उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना कर सकते हैं। सिग्नेचर लेटर शुड ऑलवेज बी साइन इन इंक, यानी कि आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप पेन से जो है वो साइन करें, ना कि आप टाइप करें। तो आप पेन से इसको साइन कर सकते हैं। आजकल एडोब फोटोशॉप के अंदर भी एडोब एक्रोबेट रीडर जो है उसके अंदर भी आप अपना स्कैन साइन जो है वो लगा सकते हैं, और वो भी इंक से साइन हुआ होता है, वो प्रिंट आता है। और साइन के नीचे इस बात को याद रखें कि आप नीचे अपना नाम ज़रूर लिखें, यानी कि टाइप करें, ताकि इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि साइन किसने किया है। और उसके बाद अपना डेजिग्नेशन लिख दें। 4 स्पेसेस शुड बी गिवन बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड नेम, यानी कि यहाँ पे आप जो इसको लाइन को स्टार्ट करेंगे तो ऊपर 4 स्पेसेस आने चाहिए, एंड दैट्स गुड। Reference section, the reference section may be include information about the message composer, the typeist and sometime word processing data. Only the initial are used, they are used type space between as MB, यानी कि अगर आप लेटर जो है वो आपने ड्राफ्ट करके दिया है और आपके पास असिस्टेंट है जो मोस्टली सीनियर टॉप पोजीशंस पे जो लोग होते हैं उनके पास उनके पर्सनल पीए और एएस होते हैं, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना लेटर ड्राफ्ट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट कर देते हैं कि आप ये लेटर जो है वो बाहर ऑन बिहाफ ऑफ मी सेंड कर दें। तो एंड में वो यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना रेफरेंस दे सकते हैं कि लेटर किसने टाइप किया है। ये आ गया ना, इट मीन्स अहमद शिबली कंपोज द मैसेज एंड मोहम्मद बिलाल टाइप द लेटर। ऑप्शनल पार्ट लेटर क्या क्या होते हैं? अटेंशन लाइन आप डाल सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन दे सकते हैं, इंक्लोजर दे सकते हैं, कॉपी नोटेशन दे सकते हैं, फाइल और अकाउंट नंबर और मेलिंग नोटेशन वगैरह आप इसमें दे सकते हैं। अटेंशन लाइन क्या होती है? टू सेंड अ लेटर डायरेक्ट टू अ पर्सन और डिपार्टमेंट। अटेंशन लाइन यूज स्पेशली व्हेन वी डोंट नो अ पर्टिकुलर पर्सन और नो द पर्सनस नेम। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को ख़त लिख रहे हैं या लेटर भेज रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं और आपको उस बंदे का सिर्फ नाम पता है लेकिन वो किस डेजिग्नेशन में आपको वो नहीं पता, तो वहाँ पे अटेंशन लाइन आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन होती है इट हेल्प्स द रीडर टू नो दैट अ ग्लैंस व्हाट इज लेटर अबाउट, यानी कि एक सब्जेक्ट लाइन आप देते हैं। आप देखें अगर कोई हम एप्लीकेशन लिखते हैं या आप ईमेल राइट करते हैं, अगर आप अभी जीमेल खोलें या आप आउटलुक खोलें, बल्कि जीमेल ही आप खोलें, जीमेल में जब आप न्यू मेल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आ रहा होता है, ताकि जो रीडर है वो सिर्फ उस सब्जेक्ट को देखे और उसको समझ में आ जाए कि ये क्या है। इंक्लोजर हो सकता है, इंक्लोजर और अटैचमेंट नोटेशन इंक्लूडिंग टू रिमाइंड द रीडर चेक फॉर एडिशनल पेजेस इन्फॉर्मेशन द इंक्लूजर टाइप सिंगल और डबल स्पेस बिटवीन द रेफरेंस इनिशियल्स, यानी कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप एक रिमाइंडर लगा सकते हैं कि आप रीडर को जो है वो रिमाइंड कर सकें कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या इसके अंदर इतने एडिशनल पेज हैं या इसके साथ ये चीज़ें अटैच हैं, तो उनको भी आप देख लें।
तो ये ईमेल में आता है सीसी, अगर आप कार्बन कॉपी कहलाता है। अगर आप किसी को एक ईमेल कर रहे हैं तो आप ईमेल में टू को रखते हैं और सीसी में आप लोगों को रख सकते हैं। जैसे आप ईमेल कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अपने टीचर को, तो मोस्टली जैसे इंग्लिश 301 है तो इंग्लिश 301@vu.edu.pk इस कोर्स का ये सिंपल ईमेल एड्रेस होता है। तो जब आपको जीमेल के अंदर ही सीसी का ऑप्शन भी मिलता है तो उसको आप यूज़ किया करें। सीसी में जो आप इस इंग्लिश 301 के डिपार्टमेंट की कोर्स की जो हेड हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो उनकी ईमेल आईडी आप अपने एलएमएस में जाके देखेंगे तो वो इंक्लूडेड होता है। तो जब भी आप ईमेल करें सीसी में उनको रख लें। उससे क्या होगा कि आपके इंस्ट्रक्टर के पास तो ईमेल जाएगी कि कार्बन कॉपी आपके कोर्स हेड के पास भी जाएगी, ताकि उनको पता चले कि ईमेल इंटरेक्शन कैसे हो रही है और इससे एक अच्छा रिप्लाई आपके पास आता है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और पोलाइट वे में रिस्पॉन्स करते हैं और जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। फाइल और अकाउंट नंबर है मेलिंग नोटेशन टू एड इन फिलिंग द फाइनल दैट फाइल लोन और अकाउंट नंबर आर टाइप अबव द बॉडी ऑफ द लेटर। यानी कि अकाउंट नंबर वगैरह मेलिंग नोटेशन ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेटर की बॉडी के ऊपर आप लिख सकते हैं। यानी कि मेन मैसेज स्टार्ट करने से पहले आप लिख सकते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट समटाइम एन एक्स्ट्रा मैसेज इज एडेड एट द एंड ऑफ द लेटर। इट मे बी समथिंग इंपॉर्टेंट, सम पर्सनल कमेंट्स, राइट पीएस और पीएस एंड लीव 2 स्पेसेस बिफोर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी कि पोस्ट स्क्रिप्ट आप अगर लिख रहे हैं तो पीएस करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड पोस्ट स्क्रिप्ट स्टाइल, एमएस करके इंक्लूजर, पीएस मेल द कार्ड टुडे, यानी कि आज आप उनको रिमाइंड कर रहे हैं कि इस चीज़ को आज ही भेज दें। द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ द मैसेज कंटिन्यू लेक्चर 17। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि डिटेल में आपको जितना डिटेल हो सकता है वो बताऊं। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कोई सजेशन है हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे ही कोई असाइनमेंट, क्विज या जीडीपी आता है तो हम उसका सोल्यूशन जैसे ही अपलोड करेंगे आपके पास एक रिमाइंडर आ जाएगा और आप उसको देख के अपने असाइनमेंट को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपको रिमाइंड भी करवा सकता है, अगर आपने एलएमएस विजिट नहीं किया और असाइनमेंट का सोल्यूशन आया है तो आप समझ जाएंगे असाइनमेंट आई हुई है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।